जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग सहमति उत्तक शुरू किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे एरियोलर। एरियोलर में हम आपको बताए थे कि ऐसे उत्तक जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं एवं तंतुओं के द्वारा होता है उसको एरियोलर उत्तक कहते हैं। फिर उसी में हम लोग एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में पढ़े थे। उसमें हिस्टियोसाइट कोशिका के बारे में पढ़े थे, मास्ट कोशिका के बारे में पढ़े थे, प्लाज्मा कोशिका के बारे में पढ़े थे। तो कोशिकाओं के बारे में वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे। इनमें एरियोलर उत्तक जो होते हैं उनमें पाए जाने वाले तंतुओं के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले तंतु। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले तंतु। और एरियोलर उत्तक जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। पहला जो तंतु होता है उसको बोलते हैं श्वेत तंतु। ये श्वेत तंतु क्या होते हैं? ये अशाखित, शाखित एवं अलचीले तंतु हैं। तंतु होते हैं, लिख सकते हैं, तंतु होते हैं जिनका निर्माण कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। कह रहा है कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तंतु बना इस प्रकार से, तो अगर इसमें आप देखें तो किसी प्रकार का ब्रांच लगा हुआ नहीं है। दो प्रकार के हम तंतु इसे बनाते हैं, एक में इस प्रकार से ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, और एक बिना ब्रांच का है। तो वही कह रहा है कि श्वेत तंतु जो होते हैं वो अशाखित होते हैं। अशाखित कहने का मतलब इस प्रकार से जो इसमें शाखा निकला हुआ है वो इस प्रकार के शाखा या ब्रांच मौजूद नहीं होते हैं। और दूसरा होता है अलचीला। अलचीला जो आसानी से नहीं मुड़ पाता, जैसे ये है, इसको अगर हम मोड़ना चाहे तो ये आसानी से नहीं मुड़ पा रहे, इसका मतलब ये कैसा है? अलचीला। तो वही बोल रहा है कि श्वेत तंतु कैसे होते हैं? अशाखित। इनमें किसी भी प्रकार के ब्रांच या शाखा मौजूद नहीं होता है, साथ ही साथ ये अलचीले होते हैं। और बोलता है लास्ट में कि इनका निर्माण जो होता है वो कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है? कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये कोलेजन प्रोटीन ही इनको कैसा बनाता है? अलचीला बनाता है और श्वेत बनाता है। इसके बाद दूसरा जो तंतु आता है वो आता है पीला तंतु। पीला तंतु ये शाखित, अशाखित एवं लचीले तंतु होते हैं। लचीले तंतु होते हैं जिनका निर्माण इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा होता है। अब कह रहा है कि ये जो पीला तंतु होते हैं ये शाखित भी हो सकते हैं, इस प्रकार से इनमें ब्रांच भी निकला हुआ हो सकता है, अशाखित भी इस तरह से सिंपल भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। लचीले कहने का मतलब जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। और दूसरा चीज कह रहा है कि इनका जो निर्माण होता है वो कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है? इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा होता है। डायग्राम नहीं बनाना ये, ठीक है। जिनका निर्माण जो होता है वो, दोनों में अंतर क्या है? तो ये श्वेत तंतु जो होता है वो कोलेजन प्रोटीन का बना होता है और पीला तंतु जो होता है वो इलास्टिन होता है। श्वेत तंतु जो होता है वो अशाखित होता है, जबकि ये पीला तंतु जो होता है वो शाखित एवं अशाखित दोनों प्रकार का होता है। श्वेत तंतु जो है वो अलचीला होता है, इसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पीला तंतु जो होता है वो कैसा होता है? लचीला होता है। ये आसानी से क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। तो ये दोनों जो है वो एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले तंतु हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एरियोलर उत्तक के कार्य। यहीं पर हेडिंग डालेंगे एरियोलर उत्तक के कार्य। एरियोलर उत्तक के कार्य। और एरियोलर उत्तक का पहला काम क्या होता है कि एरियोलर उत्तक जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंग, जो कई प्रकार के अंग और उत्तक होते हैं, उनको आपस में क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। तो लिख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट, एरियोलर उत्तक
ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है एरियोलर ऊतक। ऊतक विभिन्न अंगों को ढीले रूप में बांध व्यवस्थित रखता है। कारण कि एरियोलर ऊतक जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों को ढीले रूप में, लूजली बाउंडेड करने का मतलब पूरी तरह से टाइट करके नहीं बांधता है, ढीले ढीले रूप में बांधता है ताकि वो यहाँ थोड़ा इधर उधर मूव कर सके, ठीक है। और बांध करके उनको व्यवस्थित रखता है, कहने का मतलब उनको उन्हीं के स्थान पर टिकाए रहता है। जैसे आँख अपने स्थान पर होता है, जीभ अपने स्थान पर होता है, फेफड़ा अपने स्थान पर होता है, किडनी अपने स्थान पर होता है, तो वो अपने स्थान पर टिके हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि उनको एरियोलर ऊतक क्या कर ले है, वहाँ पर उनको बांध करके रखा हुआ रहता है। तो यह है आपके एरियोलर ऊतक के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वास्तविक संयोजी ऊतक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा टाइप जो आता है वो आता है वसा संयोजी ऊतक। ऐसी वसा संयोजी ऊतक को हम लोग अंग्रेजी में एडिपोज ऊतक कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एडिपोज ऊतक भी संयोजी ऊतक का ही टाइप होता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, तो ऐसे ये ऊतक संयोजी ऊतक होते हैं जिनके कोशिकाओं में, ये मान लीजिए ये संयोजी ऊतक का कोशिका है, तो इसके कोशिका में आपको छोटे छोटे इस प्रकार से थैलीनुमा संरचना मौजूद होगा, जिसमें क्या भरे होते हैं, वसा मौजूद होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे संयोजी ऊतक जिनके कोशिकाओं के बीच में क्या मौजूद होता है, वसा की बूंद, वसा का बूंद। वसा तो आप लोग समझते होंगे, जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनको हम लोग वसा कहते हैं। तो अगर वसा की बूंद मौजूद है किसी प्रकार के कोशिका ऊतक में, तो ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं ऐसे संयोजी ऊतक जिनके कोशिकाओं के बीच, ऐसे संयोजी ऊतक जिनके कोशिकाओं के बीच वसा की बूंद मौजूद होती है, जिनके कोशिकाओं के बीच वसा की बूंद मौजूद होती है, उसे वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। ये सिंपल है वसा संयोजी ऊतक। अब अगर हम लोग देखें तो वसा कहाँ मौजूद होता है, तो हम लोग इस त्वचा के नीचे, त्वचा जो मुलायम होता है वो मुलायम भाग के नीचे, ठीक है, वो आपको कौन सा ऊतक मिलता है, वसा संयोजी ऊतक मिलता है। हमारे कई यांत्रिक अंग होते हैं जो अलग अलग कार्यों को करते हैं, उन अंगों के बीच में आपको कौन मिलेगा, वसा संयोजी ऊतक मिलेगा। और आपके किताब में लिखा हुआ है कि मेढक का जो वृक्क होता है, किडनी होता है, उसके वसा पुंज में भी, किडनी में भी क्या होता है, ये वसा संयोजी ऊतक मौजूद होता है। तो इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके, वसा संयोजी ऊतक मुख्य रूप से त्वचा, स्किन के ठीक नीचे, त्वचा के नीचे, यांत्रिक अंगों के बीच में एवं मेढक वृक्क का मतलब होता है किडनी, मेढक वृक्क के जो किडनी होता है, मेढक वृक्क के वसा पुंजों में, वसा पुंज, ठीक है, जो वसा को जमा कर रखता है, वसा पुंजों में उपस्थित होता है।
ये कह रहा है कि जो वसा संयोजी ऊतक है वो मुख्य रूप से हमारी त्वचा जो होता है, स्किन जो होता है उसके नीचे, और इसी कारण से स्किन जो होता है वो मुलायम होता है। उसके नीचे यांत्रिक अंग जो कई प्रकार के कार्यों को करते हैं हमारे शरीर में, उनमें ये मौजूद होता है। साथ साथ जो मेढक होता है उसकी किडनी में भी आपको ये वसा संयोजी ऊतक मिलेगा। वसा संयोजी ऊतक का काम क्या होता है, तो एक डालेंगे वसा संयोजी ऊतक के कार्य। वसा संयोजी ऊतक के कार्य, वसा संयोजी ऊतक के कार्य क्या होता है। पहला काम अगर देखें तो ये वसा को क्या करता है, जमा करके रखता है। तो हमारे शरीर में भोजन के रूप में भी वसा का क्या होता है, उपयोग किया जा सकता है, होता है वसा का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ये क्या करता है, वसा को ऊर्जा के रूप में क्या करता है, संग्रहित करके जमा करके रखता है। तो वसा संयोजी ऊतक का जो पहला कार्य होगा वो क्या होगा, तो लिख सकते हैं इसमें यह संग्रहित भोज्य पदार्थ का कार्य करती है। ये हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर फूड मटेरियल, जमा भोजन के रूप में रहता है, जमा भोजन का कार्य करता है। और जब हम लोग फास्टिंग होता है या भूखे रहते हैं उस दौरान या हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाता है तो उस दौरान हमारा शरीर जो होता है वो विभिन्न कार्यों को करने के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए किसका उपयोग करता है, त्वचा के नीचे मौजूद वसा का निर्माण करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक भूखा रहता है तो वो क्या रहता है, दुबला पतला हो जाता है। तो ये जो दुबला पतला हो रहा है इससे क्या होता है, क्योंकि त्वचा के नीचे से वसा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये वसा जो है वो भोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है और ये आपके शरीर को ऊर्जा, समय समय पर ऊर्जा देता है। सेकंड अगर पॉइंट की बात करें तो यह हमें, यह जो होता है वो हम लोगों को क्या करता है, ठंड से बचाता है, ठीक है ना। वसा जो होता है वो एक इंसुलेटिंग आवरण का काम करता है। इंसुलेटिंग आवरण का मतलब जो ठंडा और जो गर्मी होता है उसको इस पार से उस पार काट, जैसे थर्मस आप लोग देखे होंगे, कई थर्मस ऐसे तो इसमें गर्म पदार्थ होता है, उसको घर में रहता है, ठंडा डाले तो वो ठंडा ही रहता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है, जिसमें से ठंडा या गर्मी बाहर पास नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जो वसा होता है यह इंसुलेटिंग आवरण की तरह काम करता है और हमारे शरीर को ठंड से क्या करता है, बचाता है। लिख सकते हैं यह हमारे शरीर को ठंड से, यह हमारे शरीर को ठंड से बचाता है, ठंड से बचाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हम आपके शरीर को बाहरी चोट, बाहरी आघात जो होता है उससे भी क्या करता है, बचाता है। अगर ऐसे देखें तो इधर जो है वो वसा का मात्रा अधिक है, तो इधर अगर हम लोग किसी चीज़ से मारते हैं छड़ी से तो इधर क्या होता है कि चोट कम लगता है। अगर वही इधर अगर मारा जाए तो इधर क्या होता है, वसा मौजूद नहीं होता है, और अगर इधर मारा जाए तो वसा मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, आपको चोट ज़्यादा लगेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर वसा मौजूद नहीं है तो उसको जो चोट लग रहा है उसको अवशोषित करने वाला कोई नहीं, जबकि इधर जो वसा है वो आपको बाहरी चोट के प्रभाव से क्या कर रहा है, कुछ हद तक बचाता है। तो लग सकते हैं कि यह ऊतक शरीर को बाहरी आघातों से, यह ऊतक जो होता है वो शरीर को क्या करता है, बाहरी आघात जो होता है, चोट जो होता है, आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से क्या कर रहा है, बचाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें, अगर ये किसी व्यक्ति के शरीर में इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो इस शरीर के कारण क्या होता है, मोटा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, शरीर में इनकी मात्रा अधिक होने के कारण शरीर मोटा दिखाई देने लगता है। इनकी मात्रा अधिक होने के कारण शरीर मोटा दिखाई देने लगता है, ठीक है। मोटा जो शरीर दिखाई देता है वो यही होता है कि त्वचा के नीचे कौन जमा हो जाती है, वसा संयोजी ऊतक, और शरीर पूरा मोटा हैवी हो जाता है। ये कुछ कारण है किसका कार्य है, वसा संयोजी ऊतक के। पहला कार्य है भोजन को संग्रहित करता है और आपको ऊर्जा, समय समय पर ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर को बाहरी ठंड से बचाता है क्योंकि ये तापरोधी होता है, ठंडा और गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है। यह ऊतक शरीर को बाहरी आघातों से, चोट से क्या करता है, बचाता है। शरीर में इसकी मात्रा अधिक होने पर शरीर कैसा होता है, मोटा दिखाई देने लगता है। तो ये है आपका वसा संयोजी ऊतक, इसको भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट टाइप आता है तीसरा, श्वेत
तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतु में ऊतक क्या होते हैं? जैसे श्वेत तंतु हम लोग ठीक उसी प्रकार के ये ऊतक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में टेंडन का निर्माण करते हैं। टेंडन क्या होता है, हमारे जो मांसपेशी होते हैं, जो इतना भी मसल्स है आपके शरीर में, वो हड्डियों से क्या होता है, लगभग जुड़ा हुआ होता है। तो उन हड्डियों को पेशियों से जुड़ने का जो काम कर रहा है, या पेशी को हड्डी से जो जोड़ने का काम कर रहा है, अस्थियों से जोड़ने का जो काम कर रहा है, उस तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। और उसके निर्माण में सहायता करने वाला ऊतक कौन होता है, श्वेत तंतुमय ऊतक। हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे ऊतक जो टेंडन का निर्माण करते हैं। टेंडन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेंडन का निर्माण करते हैं उसे श्वेत तंतुमय ऊतक कहते हैं। श्वेत तंतुमय ऊतक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे ऊतक जो टेंडन का निर्माण करते हैं उसको श्वेत तंतुमय ऊतक कहेंगे। अब ये जो श्वेत तंतु का निर्माण जैसे कोलेजन तंतु या प्रोटीन के द्वारा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से श्वेत तंतुमय ऊतक का भी निर्माण जो होता है वो कौन से प्रोटीन के द्वारा होता है, कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग कि इसका निर्माण श्वेत तंतुमय ऊतक का, या इसमें पूरा ही लिख दीजिए, श्वेत तंतुमय ऊतक का निर्माण कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। ये कोलेजन प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट फोर्थ जो आता है वो आता है पीला तंतुमय ऊतक। पीला तंतुमय ऊतक क्या होता है, ये टेंडन है तो वो किसका निर्माण करेगा, लिगामेंट का निर्माण करेगा। लिख सकते हैं ऐसे ऊतक जो लिगामेंट का निर्माण करते हैं उसे पीला तंतुमय ऊतक कहते हैं। और श्वेत तंतु के जैसा ही वो भी किसका बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन। ये श्वेत तंतु जो है वो कोलेजन प्रोटीन का बना है, तो पीला तंतु किसका बना होगा, इलास्टिन प्रोटीन का। जिसमें लिख सकते हैं कि पीला तंतुमय ऊतक का निर्माण इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा होता है। अगर हम लोग देखें टेंडन और लिगामेंट का काम क्या है, तो यहीं पर लिख लेंगे। टेंडन जो होता है, ये इम्पोर्टेंट है, टेंडन जो होता है वो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। और अस्थि को मांसपेशियों से जुड़ने का जो काम है वो किसका है, टेंडन का है। दूसरा यहाँ पर लिगामेंट हम लिखे हैं, तो लिगामेंट क्या काम किया होगा, लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से, अस्थि को अस्थियों से जोड़ता है। तो अस्थि को अस्थियों से जोड़ने का जो काम है वो किसका है, लिगामेंट का है। तो श्वेत तंतु में ऊतक और पीला तंतु में ऊतक, साथ ही टेंडन और लिगामेंट का कार्य भी क्या कर लेना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है 5वां नंबर, वो है जालिकावत संयोजी ऊतक। ये जालिकावत संयोजी ऊतक क्या होते हैं, अगर मान लीजिए ऊतक है जालिकावत संयोजी ऊतक, तो इसका जो निर्माण होता है वो इस प्रकार के तारे जैसी कोशिकाओं के मिलने से होता है, ठीक है ना। तारे जैसी कोशिकाओं के मिलने से बनने वाला ऊतक जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालिकावत संयोजी ऊतक। इसको तारे जैसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में इस प्रकार से छोटे छोटे तंतुनुमा संरचना परवर्ध निकले हुए होते हैं, और ये परवर्ध निकल करके पूरे मैट्रिक्स में, पूरा ये जो खाली स्थान होता है
इसमें क्या करते हैं, जाल जैसी रचना का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऊतक जिनका निर्माण तारे जैसी कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलेंगे, जालिका संयोजी ऊतक बोलेंगे। और इनके कोशिकाओं से छोटे छोटे तंतुनुमा या प्रवर्ध बाहर निकलते हैं, और ये प्रवर्ध जो होते हैं वो मैट्रिक्स में जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें ऐसे ऊतक, ऐसे संयोजी ऊतक लिख सकते हैं, ऐसे संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जिनका निर्माण, ऐसे संयोजी ऊतक जिनका निर्माण तारे जैसी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तारे जैसी कोशिकाओं, तारे जैसी कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसे जालिकावत, जालिकावत संयोजी ऊतक, ऊतक कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जालिकावत संयोजी ऊतक बोलेंगे। अब अगर हम लोग बात करें जालिकावत संयोजी ऊतक में, तो इनकी कोशिकाओं से क्या हो रहा है, छोटे छोटे प्रवर्त, छोटे छोटे तंतुनुमा संरचना लिख सकते हैं। इनकी कोशिकाओं से, इनके कोशिकाओं से अनेक छोटे छोटे, छोटे छोटे प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब वही तंतुनुमा संरचना, निकले होते हैं, निकले होते हैं, जो निकले होते हैं, जो मैट्रिक्स में फैलकर, मैट्रिक्स जो होता है वो कोशिका के अंदर का खाली स्थान होता है, मैट्रिक्स में फैलकर जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं, मैट्रिक्स में फैलकर जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं। अगर इनको देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख सकते हैं जालिकावत संयोजी ऊतक, जालिकावत संयोजी ऊतक मुख्य रूप से पलीहा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जो होता है वो बोन मैरो को कहते हैं, अस्थि मज्जा एवं यकृत, यकृत का मतलब होता है आपका लीवर, यकृत में पाए जाते हैं। कह रहा है कि जालिकावत संयोजी ऊतक का निर्माण जो हो रहा है वो तारे जैसी कोशिकाओं के मिलने से हो रहा है। इनके कोशिकाओं से अनेक प्रवर्ध निकलते हैं जो मैट्रिक्स में फैले होते हैं और फैल करके जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं। और फिर कह रहा है कि जालिकावत संयोजी ऊतक जो होता है वो पलीहा में, पलीहा जो हमारे शरीर में आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होता है, उनको नष्ट करने वाला एक अंग होता है। और इस पलीहा में कौन आपको मिलेगा, जालिकावत संयोजी ऊतक। अस्थि मज्जा क्या होता है, हड्डियों के बीच में जो अस्थि होता है हम लोग का, उस अस्थि के बीच में एक छिद्र जैसा होता है लंबा, और छिद्र में क्या होता है, एक तरल भरा होता है, उस तरल को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, जो हमारे शरीर में खून का निर्माण करता है, ब्लड का निर्माण करता है। और यकृत जो भोजन पचाने के काम करता है। ये सभी इनके अंदर, सभी अंगों के अंदर कौन मौजूद होता है, जालिकावत संयोजी ऊतक मौजूद होता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका एरियोलर ऊतक और जो वास्तविक संयोजी ऊतक, हम लोग पढ़े थे कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक। उसमें से वास्तविक संयोजी ऊतक जो है वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद कंकाल संयोजी ऊतक पढ़ना है और कौन पढ़ना है, तरल संयोजी ऊतक। तो पहले इसको क्या करिए, छापिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब संयोजी ऊतक का जो दूसरा टाइप है वो हम लोग को पढ़ना है, और वो दूसरा टाइप है आपका कंकाल संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक क्या होता है, जो हम लोग के ऐसे ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक ढांचा का निर्माण करते हैं, जो हड्डी से बना हुआ भाग है, या जो बाह्य ढांचा का निर्माण, जैसे ये कान हो गया, ये बन गया, श्वास नली, ये सब। तो इनके आंतरिक या बाह्य ढांचा का जो हमारे शरीर का निर्माण करने वाले ऊतक होते हैं, ऐसे ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल संयोजी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ आंतरिक और बाह्य ढांचा का निर्माण नहीं करते हैं, हम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ये क्या करते हैं,
सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर चारों ओर से बोन से घिरा हुआ है, और ये जो पसलियाँ होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, जो हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सॉरी जो लंग्स हो गया, या कई और इम्पोर्टेंट अंग जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, बाहरी आघातों से, चोट से बचाते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ऊतक को ही हम लोग क्या कहेंगे, कंकाल संयोजी ऊतक बोलेंगे। तो कंकाल संयोजी ऊतक क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे ऊतक जो शरीर के, ऐसे ऊतक जो शरीर के आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक ढांचा ले सकते हैं, बाह्य एवं आंतरिक ढांचा, ढांचा का मतलब फ्रेम होता है, बाह्य एवं आंतरिक ढांचा का निर्माण करते हैं, उसे कंकाल संयोजी ऊतक कहा जाता है, तो ऐसे ऊतक को कह रहा है जो बाह्य एवं आंतरिक ढांचा का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। देख सकते हैं इसी में कंकाल संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है। ये आपके शरीर के विभिन्न अंग जो होते हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा देता है और उनको सहारा देता है। अब बात करें कंकाल संयोजी ऊतक के टाइप कितने होते हैं, तो कंकाल संयोजी ऊतक के प्रकार, कंकाल संयोजी ऊतक के प्रकार हेडिंग डालेंगे, और इसमें पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका उपास्थि कार्टिलेज को कहते हैं, कार्टिलेज। और सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है अस्थि, जिसको हम लोग बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उपास्थि को सॉफ्ट बोन कहा जाता है और ये हार्ड बोन है। एक तरह से उपास्थि को अगर आपको देखना है तो ये जो कान वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। हम लोग का यह जो श्वास नली होता है ये किसका बना होता है, उपास्थि का। ये नोजल टिप होता है ये किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। तो उपास्थि जो होता है वो हमारे शरीर में कई इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से अस्थि है। और ये दोनों ऊतक जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, कंकाल संयोजी ऊतक के अंदर आते हैं। तो अब इनके बारे में हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है, अस्थि, उपास्थि और अस्थि के बारे में। तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो उपास्थि और अस्थि के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप ये शुरू करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी विषय जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।